हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने चल रहे हैं सामंतवाद पार्ट 2। सामंतवाद पार्ट फर्स्ट में आपने देखा था, मैंने यूरोप के सामाजिक वर्गों के बारे में बताया था और उसमें दो वर्ग, पहला पादरी वर्ग और दूसरा जो अभिजात्य वर्ग थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। पार्ट 3 में हम आज समाज का जो तीसरा वर्ग था, कृषक, समाज का ये थर्ड वर्ग था और कृषक वर्ग के बारे में बात करेंगे। साथ साथ यूरोप में जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उस पर चर्चा करते हैं। यूरोप में जो कृषक वर्ग था वो जो नाइट्स होते थे, जो कृषकों के लिए लाड़ का काम करते थे, नाइट्स अपनी ज़मीनें कृषकों को देते थे और कृषक उन ज़मीनों पर खेती करते थे। सारी ज़मीन लाड़ की होती थी। लाड़ जो है कृषकों को ज़मीन देता था। तो इस आधार पर कृषक 3 प्रकार के थे। एक वो किसान जो स्वतंत्र किसान थे, दूसरे कोटर या क्राफ्टर, इनको विलेन भी कहते थे, और तीसरे सर्फ। किसान 3 प्रकार के। स्वतंत्र किसान वो जो जागीरदारों से लाड़ से उनको जमीन दी जाती थी और इस जमीन पर ही खेती करते थे। स्वतंत्र किसानों को जमीन लाड़ द्वारा दी जाती थी और उस जमीन पर उनको खेती करना होता था। खेती करने के बदले ये स्वतंत्र किसान लाड़ को कर देते थे, जिसको टीले या टाइल कहा जाता था। जैसे आज किसान ज़मीन पर खेती करते हैं तो उसके बदले वो सरकार को लैंड रेवेन्यू देते हैं। तो इसी प्रकार जो स्वतंत्र किसान होते थे वो अपनी ज़मीन पर खेती करते थे और उसके बदले नाइट्स को टैक्स देते थे, कर देते थे। ओके। और साथ ही साथ इन स्वतंत्र किसानों को और भी काम करना होता था। कर तो देते ही थे, कर देना। नंबर 2, लाड़ के लिए श्रम करना। आवश्यकता पड़ने पर लाड़ उनको अपने घरों पर बुलाता था और उनके घरों पर बाड़ लगाना, लकड़ी का प्रबंध करना, उनके मकानों की व्यवस्था करना, इस प्रकार के जो उनके घरेलू काम होते थे वो भी करते थे। नंबर 3, सैनिक सेवा देना। जो स्वतंत्र किसान होते थे वो सैनिक के रूप में लड़ने भी जाते थे आवश्यकता पड़ने पर। ठीक। और जो ये श्रम करते थे वो बेगार होती थी। मतलब इसके लिए कोई मजदूरी नहीं। लगभग सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन तक इनको आवश्यकता पड़ने पर काम के लिए बुलाया जाता था और ये स्वतंत्र किसान अपने लाड़ के घरों पर जाते थे, उनके मैनर पर जाते थे और उनके लिए इस प्रकार का काम करते थे। पशुओं की व्यवस्था करना, मकान की व्यवस्था करना, बाड़े की व्यवस्था करना, सड़कों का निर्माण करना, ये सारे काम स्वतंत्र किसान करते थे। कोटर या क्राफ्टर, ये कौन से किसान थे? ये वो किसान थे जिनको जमीन लाड़ के द्वारा दी गई थी। इस जमीन पर ये खेती करते थे, ये कृषि करते थे और कृषि करने के बाद जो उपज होती थी उस उपज का
एक हिस्सा 1/2 भाग क्रॉप्टर के पास होता था, शेष उपज लार्ड के पास जाती थी। जैसे आज अभी भारतवर्ष में देखिए आप, बहुत से ऐसे बड़े किसान हैं जो अपने खेत पर स्वयं काम नहीं करते, बल्कि वो ज़मीनें किसी दूसरे किसान को, काश्तकार को दे देते हैं और वो काश्तकार उस पर खेती करता है। एक प्रकार से अगर कहा जाए इसको तो असामी। ये किसान ऐसे थे, ये असामी। जमीन का मालिक लार्ड है, उसकी जमीन पर आप खेती कर रहे हैं और उस कृषि उपज का आधा भाग खेती करने के बदले आपके पास रहेगा और आधा भाग उसके मालिक के पास जाएगा। साथ ही साथ इनको ये सारे काम, सैनिक सेवा देना, लार्ड के घरों पर काम करना, लार्ड के लिए मदिरा की व्यवस्था करना, इनकी महिलाएं लार्ड के लिए सूत काटना, वस्त्र बुनना, ये सारा काम करती थी। सर्फ जो होते थे, इसको अगर हम कहें कृषदास तो ज़्यादा सटीक होगा। सर्फ एक प्रकार से कृषदास थे, इनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती थी। ये ऐसी ज़मीन जो ज़मीन लार्ड के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, लार्ड की ज़मीन होती थी। सर्फ या कृषदासों को इस ज़मीन पर खेती करनी होती थी और इस खेती से जो उपज प्राप्त होती थी, ये उपज सारी उपज कहाँ जाती थी? लार्ड के पास। मतलब लार्ड की जितनी ज़मीन होती थी उसको 3 भाग में बांट देता था। कुछ ज़मीन जो उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, जिस पर वो कृषदासों से खेती करवाता था और उसकी कृषि उपज सारी लार्ड के पास जाती थी। दूसरी ज़मीन वो थी जो वो क्राफ्टर या विलन को देता था। उस ज़मीन पर लार्ड स्वयं नहीं खेती करवाता था, क्राफ्टर खेती करते थे और बदले में आधी उपज लार्ड को देते थे। तीसरी प्रकार की वो ज़मीन थी जो स्वतंत्र किसानों को दे दी जाती थी। उस ज़मीन पर स्वतंत्र किसान खेती करते थे, उसके बदले वो जो पैदा करते थे वो सारा स्वतंत्र किसानों का होता था। स्वतंत्र किसान उस ज़मीन पर खेती करने के बदले टीले या टाइल नामक कर नाइट्स को देते थे, ओके, या लार्ड को देते थे। इसके अतिरिक्त उनको ये सारे काम भी करने होते थे। कर तो देते ही थे, कर देने के साथ साथ ये काम भी करने होते थे। ठीक। तीसरे प्रकार के जो कृषक थे, कृषदास, इनकी स्थिति ज़्यादा दयनीय थी। ये 2 किसान तो स्वतंत्र किसान स्वतंत्र होता था, उसको केवल हफ्ते में 3 दिन आकर के काम करना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर लार्ड उसको बुला सकता था। क्रॉफ्टर या विलन भी लगभग इसी प्रकार के थे। कृषिदास स्वतंत्र नहीं थे, ये पूरी तरह से अपने लार्ड के ऊपर निर्भर होते थे। ये लार्ड के मैनर पर ही रहते थे। उसके ओवन में ही रोटी बनाना, जो उनका तंदूर होता था उसी में रोटी बनाना, उनके शराब की भट्टियों पर शराब बनाना, काम करना। मतलब ये लार्ड के जो रसोई बनती थी उसी में अपना भी खाना बना लेते थे। लार्ड के लिए शराब बनाते थे तो अपने लिए भी शराब बना लेते थे। मैनर पर ही रहते थे दिन रात, और ये भाग भी नहीं सकते थे, और अगर भागने की कोशिश करें और पकड़े जाएं तो दंड की व्यवस्था थी। कृषदासों को अपने लार्ड के सेवा शुश्रूषा में ही लगा रहना होता था। यहाँ तक कि जो कृषदास थे, बिना लार्ड की अनुमति के वो विवाह भी नहीं कर सकते थे। इनको विवाह भी अगर करना होता था तो लार्ड की अनुमति आवश्यक थी। यहाँ तक कि
कुछ कृषदासों को अपनी मनमाफिक शादी करने के लिए लाड़ को पैसे भी देने पड़ते थे। लाड़ तैयार नहीं होता था, तो ऐसी स्थिति में लाड़ को पैसे दे करके ये उसे प्रसन्न करते थे और शादियां करते थे। मतलब कृषदासों के जीवन पर टोटल कंट्रोल किसका होता था? लाड़ का। और अगर ये भागने की कोशिश करें, पकड़े जाएं तो दंड। एक नियम और था, अगर कोई कृषदास भाग जाता है, भागने में सफल हो जाता है और 1 वर्ष 1 दिन तक वो पकड़ा न जाए तो कृषदास से मुक्त हो जाता था। ये नियम था। कोई कृषदास भागने में सफल हो जाए और अगर वो 1 वर्ष 1 दिन न पकड़ा जाए तो कृषदास से मुक्त हो जाता था, क्योंकि कृषदासों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। इसलिए बहुत से कृषदास भागने की कोशिश भी करते थे और जैसे जैसे आगे विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, बहुत से कृषदास मैनर पर से भागने में सफल हो गए और उस शहरों में जाकर के छिप करके रहने लगे। दूसरा काम धंधा उन्होंने चालू कर दिया। तो ये 3 प्रकार के किसान होते थे। ओके, जो एक खेती करते थे, खेती होती कैसे थी? खेती का चूंकि स्वरूप पारंपरिक था, हम 11वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, उस समय कृषि जो थी वो पारंपरिक तरीके से होती थी। पारंपरिक तरीके से हल बैल से या घोड़ों से। घोड़े भी हल खींचने के काम में आते थे। घोड़ों के खुरों में लोहे की जो है नाल का प्रयोग किया गया। घोड़े के खुरों में नाल का प्रयोग करते थे। लोहे की नाल का प्रयोग किया गया जिससे कि घोड़े आसानी से चल सकें। सांचेदार पटरे और लोहे के फाल, इन हलों का प्रयोग किया गया। जमीन को बराबर करने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े पटरे और लोहे के हलों का प्रयोग किया गया जिससे ज़्यादा जमीन पर खेती हो सके। जब बैलों को या घोड़ों को हल में जोता जाता था तो शुरू में इनके गले में रस्सी बांध करके गले में रस्सी बांध करके बैलों को जोड़ा जाता था हल में। लेकिन तो होता क्या था, जब बैल या घोड़े जोड़ लगाते थे तो रस्सी उनके गले में फंस जाती थी। इसके लिए लकड़ी के जुओं का योक, लकड़ी के ऐसे जुआ का प्रयोग किया गया। एक लकड़ी का फ्रेम होता था, उस लकड़ी के फ्रेम में बैलों की गर्दन फंसा दी जाती थी, फिर उसके बीच में हल रखा जाता था और इस व्यवस्था से अब बैलों की जो गर्दन फंस जाया करती थी वो फंसना बंद हो गई, हल को चलाना आसान हो गया। तो जुआ का प्रयोग किया गया, इससे कि खेती ज़्यादा क्षेत्र पर होने लगी। साथ ही साथ इन्होंने देखा कि जो ज़मीन की उपज है इसको बढ़ाने के लिए कोशिश किया जाए। निरंतर एक ज़मीन पर अगर आप खेती करते हैं तो वो ज़मीन धीरे धीरे उर्वर होती जाती है, उर्वरा शक्ति उसे खत्म होती जाती है। तो इन्होंने जो अपनी ज़मीनें थी उस ज़मीन को, खेतों को 2 भागों में बांटा। एक भाग पर खेती करते थे और दूसरा भाग खाली रखा जाता था। अगली बार इस जमीन पर खेती करते थे, ये भाग खाली कर दिया जाता था। मतलब खेत को अदल बदल करके खेती करना। एक टुकड़ा खाली रहता था, तब तक उर्वरा शक्ति प्राप्त करता था, अगली बार उस जमीन पर खेती होती थी, ये भाग छोड़ दिया जाता था। खेत की अदला बदली करके इन्होंने खेती करना चालू किया जिससे उर्वरा शक्ति बनी रहे। किसानों को बड़ी बड़ी ऐसी कृषपट्टियाँ जोतने के लिए दी गई, खेती करने के लिए दी गई। खेती किन चीज़ों की करते थे? गेहूँ, सरसों, जौ, मटर, मसूर,
ये ऐसी फसलें जो रबी की फसल है। ध्यान रहे हम यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में सर्दी की ही फसल होती थी और वो फसलें कब बोई जाती थी? यूरोप में कृषि फरवरी मार्च से प्रारंभ होती थी। जब बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती थी तब खेती होती थी। फिर भी सर्दी ज़्यादा रहती थी तो उस समय ये फसलें उगाई जाती थी जिनको कि रबी की फसल कहते हैं। गेहूँ, सरसों, जौ, मटर, मसूर, इस प्रकार की फसलें पैदा करते थे। ओके, तो एक ही फसल की खेती होती थी। इस व्यवस्था से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन चूंकि आधी जमीन पर खेती होती थी, आधी जमीन तो बेकार पड़ी रहती थी। इन्होंने उत्पादन को और थोड़ा बढ़ाने के लिए जो कृषि जोतें थी इनको 3 भाग में बांटा। 2 भाग में खेती करना चालू कर दिया, तीसरा भाग खाली रहता था। अगले वर्ष इस 2 भाग पर खेती किया और ये भाग खाली छोड़ दिया। मतलब जमीन की 2/3 हिस्से पर ये खेती करते थे, 1/3 हिस्सा खाली छोड़ देते थे। इस तरह से उत्पादन को बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया। मौसम ने भी इनका साथ दिया। 11वीं सदी की जलवायु में एक बड़ा परिवर्तन आया और वो बड़ा परिवर्तन क्या था कि यूरोप में जो सर्दी की ऋतु थी, सर्दी की ऋतु छोटी हो गई। 11वीं सदी में जलवायु में ये परिवर्तन आया कि जो सर्दियां लंबी होती थी, सर्दियां छोटी हो गई, गर्मी की ऋतु लंबी हो गई। तो जो गर्मी की ऋतु लंबी हो गई, बर्फ पिघल गई, तो ज़्यादा ज़मीनों पर खेती होने लगी। जो ज़मीनें पहले बर्फ से ढकी रहती थी, जिस पर खेती नहीं हो पाती थी, गर्मी बढ़ जाने से वो ज़मीन भी बर्फ से खाली हो गई, तो उस ज़मीन पर खेती होने लगी। तो गर्मी के बढ़ने से जो फसल थी उसके विकास करने का मौका मिला, ज़्यादा ज़मीन पर खेती हुई और जलवायु परिवर्तन की वजह से 11वीं सदी में जो जलवायु परिवर्तन हुआ, इस जलवायु परिवर्तन का लाभ ये हुआ कि जो खाद्यान्न था, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया। ठीक, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। खाद्यान्न उत्पादन का प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा। जो लोग पहले कुपोषित रहते थे, खाद्यान्न की कमी से बहुत से लोग मर जाते थे, अब वो कुपोषण खत्म हुआ। 10 वर्ष लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ गई। खाद्यान्न की आपूर्ति अच्छी होने से लोगों की जो उम्र थी वो औसत उम्र 10 वर्ष बढ़ गई। ओके, जनसंख्या का विकास हुआ, खाद्यान्न का उत्पादन का असर, जीवन प्रत्याशा बढ़ी। जीवन प्रत्याशा बढ़ने से जनसंख्या बढ़ गई। जो लोग पहले जल्दी मर जाते थे, मरना कम हो गए, मृत्यु दर कम हो गई, तो जनसंख्या बढ़ गई। देखिए, इनमें से एक कोरिलेशन है। खाद्यान्न उत्पादन सीधे से जो संबंध रखता है, खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा होगा तो जनसंख्या का विकास होगा, जनसंख्या का विकास होगा तो व्यापार का विकास होगा, व्यापार का विकास होगा तो शहरों का विकास होगा। आइए इसको इस तरह से समझते हैं। खाद्यान्न से जनसंख्या, जनसंख्या से व्यापार और व्यापार से शहरों का विकास। ओके, शहरों का जो विकास हुआ 2 कारणों से, एक तो व्यापार के कारण से और दूसरा तीर्थ यात्राओं के कारण से। ओके, जब जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या की आवश्यकताओं के लिए व्यापार का विकास हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो कारीगर थे, शिल्पकार थे, कारीगर या जो शिल्पकार थे, ये श्रेणी या गिल्ड इसमें संगठित हो गए। एक जैसा व्यवसाय करने वाले लोगों का एक संघ बन गया। मान लो कोई बुनकर थे तो बुनकर लोगों का एक अलग संघ,
जो ज्वेलरी का काम करते थे, सुनारों का एक अलग संघ, लोहे का काम करने वाले लोगों का अलग संघ। तो इस प्रकार जो विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पी थे उनके संघ बन गए, और ये जो गिल्ड होती थी वो ये काम करती थी। गिल्ड के जो सदस्य होते थे, इन गिल्ड के सदस्यों का एक मुखिया होता था। मुखिया का काम होता था अपनी गिल्ड के सदस्यों की सुरक्षा करना, उनके व्यापार का विकास करना और उनके उत्पाद का सही मूल्य, जो उनका उत्पाद है उसका सही मूल्य उसको मिले, ये काम मुखिया का था। जो शिल्पकार थे, शिल्पकार अपना एक मुखिया चुनते थे। मुखिया ये इंश्योर करता था कि उनके व्यापार का विकास हो, जो उनकी हस्तकला है उसमें प्रगति हो। नए जो लोग थे उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे उनमें और कुशलता आए, उनकी कला में कुशलता का सामंजस्य हो, और जो उत्पादन कर रहे हैं उसका उनको सही मूल्य मिले। ठीक है, तो ये पूरा काम गिल्ड के मुखिया का होता था, और इसीलिए गिल्ड के सदस्य सब लोग संगठित रहते थे। ये लोग व्यापार करते थे इन वस्तुओं का। व्यापारी लोग इन सामानों को खरीद करके शिल्पकारों से एक शहर से दूसरे शहर बिक्री करने के लिए जाते थे। साथ ही साथ चूंकि वहाँ ईसाई धर्म था, और मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था कि ऐसे बहुत से सुंदर सुंदर चर्च बनाए गए, मोनेस्ट्रीज बनाई गई, और इन चर्च और मोनेस्ट्रीज की यात्रा करने के लिए ईसाई एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो जिन स्थानों पे जहाँ चर्चों का विकास हुआ, वो नगर धीरे धीरे तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित हो गए। जैसे भारतवर्ष में आप देखो, बहुत से शहर ऐसे हैं, मथुरा है, वाराणसी है, तो इस प्रकार के शहर जो धार्मिकता के आधार पर नगरों का उनका निर्माण हो गया। तो जहाँ प्रसिद्ध चर्च थे, वो स्थान, वो शहर धीरे धीरे विकसित हो गए, और बहुत से लोग ऐसे शहरों में आकर के रहने लगे। जैसे व्यापारी थे शहरों में रहने वाले, वकील थे, ऐसे शिल्पकार, कृषिदास भी भाग भाग करके आके शहरों में रहने लगे। तो अभी तक यूरोप में आपने देखा था कि समाज के 3 वर्ग थे, पादरी, अभिजात्य वर्ग और कृषक। अब समाज में एक चौथा वर्ग उत्पन्न हो गया। शहरों के विकास की वजह से समाज में चौथे वर्ग का उदय हो गया, जो कि शहर में रहता था और अपनी सेवा के बल पर उपजीविका अर्जित करता था। ये लोग सेवा देते थे, ये अपनी सर्विसेज की वजह से अपनी आय प्राप्त करते थे। व्यापारी अपनी सर्विस देता था, वकील अपनी सर्विस देता था, शिल्पकार अपनी सर्विस देता था, और इससे आय प्राप्त करते थे। ठीक इस प्रकार यूरोप में एक नवीन चौथे वर्ग का विकास हो गया। जब व्यापारी, शिल्पकार सब आकर के शहरों में रहने लगे, खाद्यान्न का उत्पादन हो गया, तो जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ गई। 1000 ईस्वी में यूरोप की जनसंख्या केवल 420 लाख थी। 4 करोड़ 20 लाख जनसंख्या यूरोप की थी। जलवायु परिवर्तन और कृषि का ये परिणाम हुआ कि 1300 तक 200 वर्षों में जनसंख्या बढ़ करके 720 लाख, मतलब 3 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई 200 सालों में। तो इस तरह से जब जनसंख्या की वृद्धि हो गई, तो शहरों में भी काफ़ी लोग रहने लगे, और शहर में रहने वाले लोग स्वतंत्र होते थे, उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। इसीलिए कृषिदास भी भाग भाग करके शहरों में आकर के रहने लगे। आप देखिए कि जो मैनर पर लोग रहते थे, चाहे वो स्वतंत्र किसान थे या क्रॉफ्टर थे या कृषिदास थे, उनको अपने लॉर्ड के नियंत्रण में रहना पड़ता था। शहरों में इस प्रकार का नियंत्रण नहीं था। शहरों की हवा स्वतंत्र थी। एक कहावत थी कि शहरों की हवा लोगों को स्वतंत्र बना देती है। तो लोग स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से, ऐसे शिल्पकार आज भाग भाग करके अवसर की तलाश में शहरों में आकर के रहने लगे।
तो शहरों का इसीलिए बहुत तेज़ी से विकास हो गया। ओके, अब ये परिस्थितियाँ 13वीं शताब्दी तक तो अच्छे से चली। व्यापार दो अलग अलग शहरों के बीच होने लगा, कुछ एक देश से दूसरे देश के बीच भी होने लगा। व्यापार का विकास हुआ और इसका एक ड्रॉबैक, इसका एक जो व्यापार का विकास हुआ, व्यापार के विकास का एक बुरा परिणाम भी पड़ा। वो बुरा परिणाम क्या था? आइए, जनसंख्या बढ़ने से व्यापार का विकास हुआ, ठीक, लेकिन समय के साथ यूरोप में जो परिस्थितियां थी वो पहले जैसी नहीं रह गई। 14वीं शताब्दी यूरोप के लिए बड़ी चैलेंजिंग रही, यूरोप के लिए चुनौतीपूर्ण थी। 14वीं शताब्दी में यूरोप में संकट आने लगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, 14वीं शताब्दी का संकट क्या था? 14वीं सदी का संकट। 14वीं शताब्दी में ऐसा कौन सा संकट है? नंबर 1, जलवायु परिवर्तन। चौदहवीं सदी में यूरोप में जलवायु फिर से परिवर्तित हो गई, सर्दी की ऋतु लंबी हो गई। आपने देखा था कि 11वीं शताब्दी में यूरोप में सर्दी की ऋतुएं छोटी हो गई थी और इसीलिए कृषि उत्पादन बढ़ा था, लेकिन 14वीं शताब्दी आते आते उल्टा हो गया, सर्दी की ऋतु लंबी हो गई, गर्मी छोटी हो गई और गर्मी छोटी होने से इसका असर उत्पादन कृषि पर पड़ा, कृषि उत्पादन कम हो गया, फसलें कम हो गई और उसका परिणाम जनसंख्या पर पड़ा। मनुष्य और पशु दोनों मारे गए। खाद्यान्न जब कम हो जाएगा तो लोग कुपोषण की वजह से मरना चालू कर देंगे, पशुओं के लिए चारा कम हो जाएगा, पशु मरना चालू हो जाएंगे, सर्दी बहुत लंबी हो गई, पशुओं के लिए चारा का अभाव हो गया और ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में पशु मारे गए। तो जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा विषम परिणाम पड़ा कि यूरोप की जो मानव की आबादी थी, पशुओं की आबादी थी, उसमें गिरावट आई। दूसरा, यूरोप में जो व्यापार था उसके ऊपर भी संकट आया। संकट कैसे? ऑस्ट्रिया व सर्बिया की खानों में चांदी की कमी। 11वीं शताब्दी के बाद यूरोप में जो व्यापार का विकास हुआ था वो चांदी के सिक्कों में होता था और चांदी कहाँ से निकलती थी? ऑस्ट्रिया व सर्बिया की खानों में। यूरोप के मानचित्र को देखिए, ऑस्ट्रिया और सर्बिया इटली के ठीक उत्तर में। तो ऑस्ट्रिया व सर्बिया की खानों से जहाँ से चांदी मिलती थी वहाँ चांदी मिलना बंद हो गई, चांदी कमी आ गई। तो चांदी कमी आ गई तो सिक्के ढलना बंद हो गए और ऐसी स्थिति में व्यापार प्रभावित हो गया। फलस्वरूप जो इधर उधर से सामान आ जाता था खरीद फरोख्त करके, वो सामान आना बंद हो गया और लोगों को उनकी आवश्यकता के सामान मिलना बंद हो गए। नंबर 3, व्यापार की वजह से जो व्यापार था, व्यापार के कारण एक बीमारी आई, ब्यूबोनिक प्लेग, या इसको कहते थे ब्लैक डेथ। ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ। व्यापार जब होता था तो एक देश से जहाज दूसरे देश को जाते थे और जहाज खड़े होकर के सामान उतारते थे या सामान चढ़ाते थे, उन देशों से ऐसे संक्रमित चूहे जो ब्यूबोनिक प्लेग के वायरस के वाहक थे वो उन जहाज़ों पर आ गए और इस तरह एक देश से दूसरे, जैसे आज कोरोना फैला हुआ है, इसी तरह एक बीमारी आई
जिसको कहते थे बिबोनिक प्लेग। बिबोनिक प्लेग एक ऐसी वायरस जन्य बीमारी थी जिसमें रोगी को पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे, बहुत तेज फीवर आता था और मृत्यु हो जाती थी। तो यूरोप के देशों में ये बिबोनिक प्लेग का संकट आ गया और इस बिबोनिक प्लेग की वजह से बहुत से लोग मारे गए। कुछ देशों की 40% आबादी खत्म हो गई। 1347 से लेकर के 1350 के बीच लगभग कुछ देशों की 40% तक आबादी खत्म हो गई। और इसी तरह जो एक खाद्यान्न संकट आया था, जलवायु परिवर्तन, इसकी वजह से 1315 से लेकर के 17 के बीच जो अकाल आया उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। तो ये दो ऐसी घटनाएं 14वीं शताब्दी की हैं। 1315 से 17 के बीच अकाल, 1347 से 50 के बीच बिबोनिक प्लेग, जिससे आबादी में बहुत गिरावट आ गई। आप अगर आंकड़े देखें तो हैरान कर देने वाले हैं। 1300 ईस्वी में आबादी कितनी थी? 720 लाख। ओके। और ये आबादी 1400 ईस्वी तक आते आते केवल 450 लाख रह गई। मतलब 1400 में आबादी 1000 ईस्वी के आसपास वाली संख्या में पहुंच गई। फिर से यूरोप जहां था उस स्थान पर पहुंच गए। जनसंख्या में बड़ी भारी कमी हो गई, लोग मरने लगे, लोगों का पलायन होने लगा। और इसका 14वीं शताब्दी का संकट में ही चौथा कारण जनसंख्या विस्थापन। जनसंख्या का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, बहुत से लोग मारे गए। और ये जो जनसंख्या में गिरावट थी, इसका एक चौथा परिणाम यह आया कि आर्थिक मंदी। जनसंख्या कम हो जाने से, जनसंख्या के विस्थापन हो जाने से आर्थिक मंदी आ गई। और ऐसी स्थिति में जो वस्तुएं थी उनको कोई खरीदने वाला नहीं था, वस्तुओं के मूल्य कम हो गए, जनसंख्या कम हो गई थी, मजदूरी की दर में वृद्धि हो गई, मजदूरी बढ़ गई, आर्थिक मंदी आ गई। ये चार मुख्य कारण हैं जो 14वीं शताब्दी के संकट के कारण के नाम से जाने जाते हैं। यूरोप में जो 14वीं शताब्दी का संकट आया उसके ये चार मुख्य कारण। क्लियर? अब आइए देखिए यूरोप की इस स्थिति का परिणाम वहाँ की राजनीति पर क्या पड़ा। जो सामंतवादी व्यवस्था चली आ रही थी, उस सामंतवादी व्यवस्था के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। 14वीं शताब्दी के संकट के बाद यूरोप में जो नवीन राजनीतिक परिवर्तन हुए, ऐसे कौन से नवीन राजनीतिक परिवर्तन हुए? पहला, निरंकुश शासन, निरंकुश शासन व्यवस्था का विकास हुआ। जो सामंत शाही व्यवस्था थी उसके स्थान पर राजा अंकुश शासन उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। नंबर 2, इन्होंने स्थायी सेना रखना चालू कर दिया। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नंबर 4, राष्ट्रीय कर प्रणाली। ये चार मुख्य परिवर्तन है। यूरोप में जो राजा होते थे उन लोगों ने अब सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। जो पहले पावर्स अर्ल के पास, बैरन नाइट्स के पास थी, नाइट्स के ऊपर राजा लोग निर्भर होते थे, सेना इस तरह से आती थी,
नाइट के थ्रू, बैरन के थ्रू। राजा सीधे बैरन ने नाइट को आदेश नहीं दे सकता था, राजा की शक्तियाँ कम थी। सारी शक्ति अब राजा ने अपने हाथ में ले ली, राजा निरंकुश हो गए। जैसे फ्रांस में लुई 11वां, इंग्लैंड में हेनरी 7, स्पेन फर्डिनेंड और उनकी रानी इसाबेला, ऑस्ट्रिया मैक्समिलन, ये सभी तानाशाह शासक इन देशों में उत्पन्न हो गए। इन्होंने शक्तियां अपने हाथ में लेकर के स्थायी सेना का गठन किया। स्थायी सेना के गठन के लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो इनको पैसा कहाँ से मिला? व्यापारियों से। जो व्यापारी वर्ग था उसने राजा को मदद कर दी। समाज का जो चौथा वर्ग उत्पन्न हुआ था जिसके पास पैसा था, उसने इन राजाओं को मदद की और राजाओं ने स्थायी सेना का गठन किया और ये सामंतों की सेना पर जो निर्भर थे वो निर्भरता खत्म हो गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक देश से दूसरे देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास किया गया और पूरे देश में कर प्रणाली लागू कर दी गई। व्यापार पर कर, भू राजस्व कर, इस प्रकार के अलग अलग वस्तुओं पर कर लगा करके पूरे देश में से ऐसी करनीति बना करके राजा की जो आय होती थी वो सुनिश्चित हो गई। 14वीं शताब्दी के बाद यूरोप में सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और ऐसे निरंकुश शासकों ने राजनीति में बड़ा उथल पुथल कर दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि जो सामंत थे क्या उन्होंने इसको आसानी से स्वीकार कर लिया? नहीं। जो बड़े बड़े सामंत थे उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन जो गठित स्थायी सेना थी, इस स्थायी सेना से ऐसे जो सामंत थे, जो विद्रोही सामंत थे, ऐसे विद्रोही सामंतों का दमन किया गया। जिन सामंतों ने ऐसे शासकों के खिलाफ आवाज उठाई उनका दमन कर दिया गया। कुछ सामंत ऐसे थे जिन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए ये सोचा कि ऐसी स्थिति में जो ये राजा हैं, निरंकुश शासक हैं, इन राजाओं का पक्ष लेने में भलाई है। तो बहुत से सामंत राजाओं के पक्ष में आ गए। कुछ का तो दमन कर दिया गया और कुछ डरबस, भयबस राजाओं के पक्ष में आ गए और इस प्रकार राजाओं ने उनको अपने पक्ष में लेकर के उनको फिर से अच्छे पद दे दिए। तो इस प्रकार ये निरंकुश शासक, चाहे वो फ्रांस में लुई 11वां हो, इंग्लैंड का हेनरी 7 हो या स्पेन के फर्डिनेंड या ऑस्ट्रिया के मैक्समिलन, इन्होंने सामंतशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 14वीं शताब्दी के बाद यूरोप में राजतंत्रों का विकास हो गया। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अपनी राय भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।